हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नोटबुक आईसी चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता है हम सुबह आते हैं, डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज हम करंट अफेयर्स के जगह डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल और मई महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग 75 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में मिल जाएंगे। और जितने भी चीज़ें रही हैं 2 महीने में चर्चा में, उनको हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों ने भी क्लासेस किए डेली बेसिस पे उनको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उनका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो पढ़ाई है मैंने ऑलरेडी वही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ मंथली मैगजीन या मंथली हमारा करंट अफेयर्स देखने आए हैं, उनको थोड़ा सा हो सकता है कि लगे कि नई चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। 75 क्वेश्चन का मतलब है अप्रॉक्स 75 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा ये देखिए, सारे क्वेश्चन जो हैं अप्रैल और मई, अरे जितने भी क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं ये तो अप्रैल प्लस मई, ये 2 महीने को मिलाकर हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ से होंगे। मान लीजिएगा 75 क्वेश्चन है तो 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ से होंगे, 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट हमारा, पहले क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है, भारत के 10वें से अधिक पात्र बच्चों को खसरे के टीके की एक भी खुराक नहीं मिली है। ये पहला स्टेटमेंट है। खसरा एक हल्का बचपन की बीमारी है जिसमें फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। खसरे को लेकर के यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है भारत के 10वें से अधिक, मतलब लगभग 1/10 हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ऐसी है जिसको खसरे के टीके नहीं मिले हैं। और यहाँ पे बोल रहा है खसरे के बारे में कि खसरा एक हल्की बचपन की बीमारी, मतलब बच्चों को ज़्यादा होती है ये, जिसमें फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। तो स्टेटमेंट हमारी ये रहे। और अगर ऑप्शन देखें हमारे तो पहला बोल रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं, और कथन 2 जो है पहले की सही व्याख्या करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, और यहाँ पे दूसरा जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर है कथन 1 सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। चौथा हमारा ऑप्शन बोल रहा है कथन फर्स्ट नंबर गलत है और सेकंड नंबर सही है। तो हमारा यहाँ पे जो सही विकल्प होने वाला है हमारा ये ऑप्शन सी। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा वाला कहाँ गलत हो जाता है इसका हम एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है कि भारत में लगभग 1/10 बच्चे ऐसे हैं जिनको खसरे का टीका नहीं मिल पाता है। कई बार रीज़न जो होता है कि ज़्यादातर देखिए जो शहर में लोग रहते हैं उन चीज़ों का, ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत सिक्योर होते हैं। लेकिन कोई बहुत ग्रामीण इलाके में रह रहा है, बहुत दूर दराज के इलाके में रह रहा है जहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है नियर बाई, वो लोग थोड़ा लापरवाही बरतते हैं, वो नहीं ध्यान दे पाते हैं इन चीज़ों को लेकर के, या फिर डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो घर पर कोई नुक्सा कर लेते हैं, मतलब और लेकर के बच्चों को हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा चूक जाते हैं। तो वही हमारा हो जाता है 1/10। तो इसमें गवर्नमेंट की, कई बार तो गवर्नमेंट की गलती होती है, लेकिन ज़्यादातर जो होती है पेरेंट्स की गलती होती है। जब गवर्नमेंट आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रही है तो आपको अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ही नहीं प्रोवाइड कर रही होती तो वो 1/10 के अलावा जो बाकी बच्चे हैं उनको भी वहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही होती। तो यही बोल रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि भारत के 12 से अधिक पात्र बच्चों को खसरे के टीके की कोई खुराक नहीं मिली है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बीएचयू यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के यहाँ पे एक शोध किया, तो लगभग 12%, 1/10 का मतलब है लगभग यहाँ पे 12% जो हमारे बच्चे हैं। अभी कुछ इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, उसमें मैंने बताया था आपको कि हुआ क्या है, जैसे इलेक्शंस में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है, लेकिन बच्चों को लेकर के यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं की गई। जो स्टूडेंट्स हैं, जो अंडर 18 हैं, उनको लेकर के कोई बड़ा मुद्दा नहीं आया है, कोई बड़ा डिस्कशन नहीं हुआ है। तो इस बारे में बहुत सारे आर्टिकल छपे भी थे कि भाई मतलब ठीक है, अगर वो अंडर 18 है और आज आपका वोट बैंक नहीं है, लेकिन कल को आपको वोट देने वाले हैं ना, तो आपको उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुविधाओं को लेकर के बात करनी चाहिए। और आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि लगभग हमारे भारत की जो आबादी है उसका 30% जो है वो बच्चे हैं, और बच्चों को लेकर यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, जो देश भर में टीकाकरण कवरेज में एक चिंताजनक अंतर को उजागर करते हैं। मतलब 12% बच्चों को टीका ही नहीं मिला है, कल को ये बीमार होते हैं जाकर के, तो इतना % जो है बजट खर्च करना पड़ेगा इनके बीमारी को ठीक करने के लिए। देखिए, गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती है कि कोई बीमार पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाती है, खर्च करती है हेल्थ को लेकर के। अगर लोग ऐसे बीमार पड़ते रहेंगे तो गवर्नमेंट का बजट जो हिल जाता है, वहाँ पे ना बहुत खर्च हो जाता है। तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत क्यों है, तो यहाँ पे बोल रहा है
कोई मामूली बचपन की बीमारी नहीं है, जैसे स्टेटमेंट में लिखा था कि बहुत मामूली सी बचपन की बीमारी जिसमें बुखार वगैरह आता है। ये एक तीव्र वायरल श्वसन संक्रमण है जिसकी विशेषता तेज बुखार होता है, खांसी होते हैं, बॉडी पे दाने निकलते हैं, आपके अन्य लक्षण भी होते हैं, ना कि केवल फ्लू जैसे। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। कई बार जो होता है ग्रामीण इलाकों में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको खसरा हो गया है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो उस बच्चे की डेथ होने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा, जिसको नालसा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालसा के बारे में है, देखिए हम 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला हमारा ये रहा, नालसा के बारे में हमें थोड़ी जानकारी, मतलब पूरी नहीं मिल सकती है लेकिन थोड़ी जानकारी तो यहाँ पर मिल ही जाएगी नालसा के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के पदेन संरक्षक होते हैं, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे वहाँ पे इंक्लूड होते हैं। नालसा के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कभी भी इतना एब्सोल्यूट कोई स्टेटमेंट दिया होना कि नहीं होता है, बिल्कुल हो जाता है, तो ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर आपके गलत ही होते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जब बिल्कुल नेगेटिव हो जाए कि नहीं ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है, जिद पे अड़ जाए मतलब स्टेटमेंट, तो आप उसको मान के चलिएगा कि ये गलत है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा कुछ होता है। तो हमारा जो सही है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है कि हाँ हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं नालसा के पदेन संरक्षक होते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें संरक्षक के रूप में वहाँ पे काम करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के पदेन संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और सभी के लिए न्याय को बढ़ावा देने के लिए इसकी पहल की देखरेख और समर्थन करते हैं। नालसा जो है, नालसा क्या करता है, नालसा का मुख्य काम ये है कि जैसे ग्रामीण इलाकों में है या कोई गरीब तबका, गरीब परिवार है, हमारे यहाँ पे पता है आपको कानूनी सहायता, मतलब वकील हायर करना, कोर्ट केस लड़ना थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है। तो जो लोग ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, उनको किसी केस को लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वकील हायर नहीं कर सकते हैं, तो जो है मुफ्त मतलब कानूनी सुविधाएं प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो नालसा का होता है, ताकि ऐसा कुछ मतलब हमारे यहाँ इक्वलिटी को लेकर चलते हैं कि सभी हमारे यहाँ पर बराबर हैं, सबको बराबरी का मौका मिल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो इसका मतलब है क्या, वो कानूनी सहायता लेने के लिए वहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो उसको एलिजिबल बनाने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए नालसा जो है उन लोगों को हेल्प करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है यहाँ पे, किसी भी कानूनी प्राधिकरण, कोई भी ट्रिब्यूनल हो, ना कि केवल नालसा है, एनजीटी हो, कोई भी ट्रिब्यूनल होता है तो उसको लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट याद रखिएगा कि किसी भी कानूनी प्राधिकरण की तरह नालसा के फैसले कानूनी ढांचे में जांच और संतुलन की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उचित अदालतों में समीक्षा या चुनौती के लिए अधीन होते हैं। तो किसी भी ट्रिब्यूनल ने कोई भी डिसीजन दिया हो, कई बार होता है कि कोई एक टाइम लिमिट होती है कि आपको इतने दिन के अंदर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील करनी होगी, अदरवाइज ये जो है डिसीजन दिया गया वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो भी हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कोई भी डिसीजन देते हैं तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, और कई ट्रिब्यूनल्स ऐसे हैं जो अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एनजीटी के बारे में बताया है कि अगर नेचुरल जो हमारा एनजीटी हमारा है, अगर कोई भी डिसीजन देता है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो विद इन 90 डेज आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर 90 डेज के अंदर आपने नहीं किया तो वो फिर जो भी डिसीजन दिया गया वो परमानेंट ही माना जाएगा। और एनजीटी को लेकर ये भी है कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन दिया है, आपको लगता है कि डिसीजन ठीक नहीं है, तो आप उनको रिव्यू के लिए भेज सकते हो, तो अपना डिसीजन वो रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एनजीटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो भी आपदाएं वगैरह आती हैं उनको लेकर के है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं, दिशा निर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। जितनी भी आपदाओं को लेकर के नीतियां होती हैं, योजनाएं होती हैं, उन सबको तैयार करने का काम किसका है, एनडीएमए का है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री एनडीएमए के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा बोल रहा है कि प्रधानमंत्री इस के अध्यक्ष होते हैं। एनडीएमए के पास प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वित्तीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार होता है। वित्तीय आपातकाल, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, तो आपको अगर आपने पढ़ा है वित्तीय आपातकाल हो, कोई भी आपातकाल हो हमारे यहाँ पे कौन घोषित कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। इसलिए हमारा तीसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत रहता है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। कौन से आर्टिकल में है वित्तीय आपात की घोषणा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो उत्तर हमारा हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हैं, ठीक है।
चलते हैं यहाँ पर, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है भारत में आपदा प्रबंधन की नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को तैयार करता है। मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, योजनाएं वगैरह बनाना, कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे चलेंगी, सब यहाँ पे यही करता है। भारत के प्रधानमंत्री देश की आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन रणनीतियों की देखरेख करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब कोरोना फैला था तो आपने देखा होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो मेन फेस बना हुआ था चीज़ों को लेकर के, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी बने हुए थे। इसलिए यहाँ पे जो है सारी चीज़ें कौन देखता है, मतलब करता धरता यही माने जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? एनडीएमए के पास आपदाओं के दौरान वित्तीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है। वित्तीय आपात स्थितियां संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं, ये संविधान में दी गई है, यहाँ से चेंज होती है, कोई भी यहाँ पे आकर के चीज़ें घोषित नहीं कर सकता है। और एनडीएमए मुख्य रूप से आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। एनडीएमए का मुख्य काम यही है कि कहीं पर आपदा आ रही है तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनको लेकर क्या योजनाएं बनानी है, क्या नीतियां बनानी है, बस इतना काम है। बाकी क्या होगा, क्या कैसे करना है, ये सारा अलग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमारी है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे। पहला हमारा है, एनआईए के पास बिना वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार है। अगर एनआईए चाहे तो बिना वारंट के संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर सकता है और हिरासत में भी ले सकता है। दूसरा है, एनआईए स्वतंत्र रूप से काम करती है और मामलों की जांच के लिए राज्य सरकारों से पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या आपको लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ऐसी है जो कि बिना किसी मतलब किसी राज्य में काम कर रही हो और वहाँ पे उनसे मदद ना ले या उनका सपोर्ट ना, उनकी परमिशन ना ले? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कहीं पे भी काम करेंगे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा केवल एक। तो पहला है, एनआईए के पास बिना वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। ये दूसरा गलत है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा। एनआईए जो ये भी एक टिकट ट्रिब्यूनल है को विशिष्ट परिस्थितियों में बिना वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और संबंधित अपराधों के खतरों की जांच और समाधान में त्वरित कार्रवाई की सुविधा मिलती है। आपको लग रहा होगा भाई ऐसा कैसे है, मतलब बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कैसे कर रहे हो? ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़े लेवल पे कुछ करने वाला हो, कहीं बम विस्फोट करने वाला हो, कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहा हो। आप जब तक वारंट लेने जाएंगे, परमिशन लेंगे, चीज़ें वहाँ पे सेटल करेंगे, तब तक चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। तो चीज़ें ऐसी ना हो, इसलिए कोशिश की जाती है कि अगर कभी भी कुछ किसी व्यक्ति पर संदेह होता है तो आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, जांच कर लीजिए। अगर ठीक निकलती है तो ठीक है, अदरवाइज अगर किसी गलत व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसको छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा गलत क्यों है? उसने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया था। क्यों गलत है? एनआईए के पास काफ़ी स्वायत्ता और जांच शक्तियाँ हैं, स्वायत्ता मतलब काफ़ी पावर्स वगैरह हैं इसके पास, फिर भी उसे अपने अधिकार क्षेत्र में जांच शुरू करने से पहले संबंधित राज्य सरकारों से पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। अगर एनआईए किसी स्टेट में जाकर के कुछ काम कर रही, वहाँ पे कुछ जांच कर रही, तो उनको वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। इस प्रावधान का उद्देश्य क्या है? देखिए, एनआईए हमारी सेंटर की है, लेकिन क्या है, अगर किसी स्टेट में जा रही है और वहाँ पे अगर अपना अधिकार ज़्यादा जताते हैं कि भाई स्टेट सेंटर से आ रहे हैं हम, ये वो, तो हमारा संघीय राज्य संतुलन जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये बना रहे एक तरीके से, राज्यों की जो संप्रभुता है, राज्यों की जो पावर है, उनको जो हमने चीज़ें दे रखी है वो बनी रहे। इसके लिए यहाँ पे क्या है, संतुलन बना रखने के लिए किया गया कि भाई आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, उसके बाद ही अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, भारत में शुद्ध शून्य लौह और इस्पात क्षेत्र के मानक शीर्ष वाली नीति संक्षिप्त पर का फोकस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है वहाँ पे उन्होंने जारी की है एक रिपोर्ट टाइप की, भारत में शुद्ध शून्य लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए मानक। वहाँ पे किसके बारे में है? आयरन और इस्पात को लेकर वहाँ पे चीज़ें जारी की हैं। तो वो है शीर्षक वाली नीति जो है, संक्षिप्त का फोकस क्या है, किस चीज़ को लेकर के फोकस करके यहाँ पे ये चीज़ छापी गई है? तो ऑप्शंस हमारे हैं, लौह एवं इस्पात क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, ये था। कम और लगभग शून्य उत्सर्जन वाले स्टील के लिए मानकों का विकास, ऐसे स्टील आपको मतलब ऐसे स्टील बनाने हैं या ऐसे तरीके से स्टील बनाना है ताकि वहाँ पे उत्सर्जन जो है
किसी चीज़ का भी वो शून्य हो। औद्योगिक अनुप्रयोगों में स्टील को बदलने के लिए वैकल्पिक सामग्रियों की खोज करनी है, बिल्कुल भी नहीं। लौह और इस्पात उद्योग में श्रमिक सुरक्षा उपायों में वृद्धि, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए यहाँ पे इतनी बड़ी रिपोर्ट नहीं छापी जाएगी। तो हमारा जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला सही है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है शून्य उत्सर्जन, यहाँ पे शून्य उत्सर्जन का यूज़ किया गया, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए लिखा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नीति संक्षिप्त शीर्षक यहाँ पे दिया गया है। शीर्षक मतलब क्या है, एक तरीके से थीम यहाँ पे है भारत में शुद्ध शून्य लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए मानक। ऐसे आपको मानक सेट करने हैं ताकि आप लोहा उत्पादन कर रहे हो या फिर इस्पात का उत्पादन कर रहे हो, वहाँ पे आप उत्सर्जन जो है जो जहरीली गैसों का है या फिर किसी भी चीज़ का है वो कम से कम हो, ताकि पॉल्यूशन जो है किसी भी प्रकार का कम हो पाए। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और उद्योगों में स्थिरता बढ़ाने के लिए कम और लगभग शून्य उत्सर्जन वाले स्टील के मानक विकसित करने पर केंद्रित है। तो बोला जा रहा है कि आपको ऐसे स्टील बनाना चाहिए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए ताकि वहाँ पर उत्सर्जन जो है कम से कम या शून्य कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करने वाली तीन प्रमुख भूभौतिकी प्रक्रियाएं क्या है। पृथ्वी जो घूर्णन करती है उसको प्रभावित करने वाली 3 चीज़ों के बारे में बताना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पृथ्वी के घूर्णन को डिस्टर्ब करती हैं या अफेक्ट कर सकती हैं। पहला ऑप्शन हमारा है सौर विकिरण। क्या सौर विकिरण हमारे पृथ्वी के घूर्णन को अफेक्ट करता है? चंद्र गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन। तो यहाँ पे सौर जो विकिरण है इससे घूर्णन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए गलत हो जाता है और भी चीज़ें गलत हैं। यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से यहाँ पे घूर्णन में डिस्टर्बेंस होता है। समुद्री धाराएं, वायुमंडलीय संचरण, परिसंचरण पैटर्न जो है उसकी वजह से। तीसरा स्टेटमेंट हमारा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव अगर होता है तो घूर्णन में डिफरेंस आता है। भूकंपीय गतिविधियाँ होती हैं तो क्या घूर्णन में कोई डिस्टर्बेंस आता है। ज्वालामुखी विस्फोट, देखिए घूर्णन जो है नॉर्मल हो रहा है, आप जो घूर्णन को अगर डिस्टर्ब कर सकते हो तो किसी बाहरी शक्ति के द्वारा। ज्वालामुखी, भूकंपीय गतिविधियाँ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव, ये सब आंतरिक हैं, ये अंदर से पृथ्वी में होगा कुछ तो वहाँ पे होगा, लेकिन ये हमारी पृथ्वी के घूर्णन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। लेकिन चौथा ज्वारीय अपव्यय, ज्वार पता है आपको, ज्वार भाटा जो भी है चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के की वजह से आता है। ठीक है, पृथ्वी के कोर में परिवर्तन, अगर पृथ्वी के कोर में परिवर्तन हो जाए तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। हिम नदों का पिघलना यहाँ पे, तो सही ऑप्शन हमारा होने वाला है डी। देखिए यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख भूभौतिकीय प्रक्रियाएं ज्वारीय अपव्यय हैं, ज्वार वगैरह आते हैं, ज्वार भाटा जो समुद्र के पानी और समुद्र के तल के बीच के घर्षण के परिणाम स्वरूप होता है। आप 70 देख मान लीजिए पृथ्वी में क्या है 70% तक पानी है। ठीक है, अब सब चीज़ें बैलेंस है तो पृथ्वी नॉर्मल अपना घूर्णन कर रही है। यहाँ वाला पानी उतर के सारा इधर आ जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा घूर्णन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे वेट ज़्यादा पड़ेगा, भार ज़्यादा होगा, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी जिसकी वजह से यहाँ पे आपको घूर्णन में डिस्टर्बेंस मिलेगा। समुद्र तल के बीच घर्षण वगैरह होगा। पृथ्वी के कोर में अगर परिवर्तन हो जाए, आपको पता होगा यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 चीज़ें होती हैं। बोला जाता है कि कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो बोले अगर कोर में कुछ परिवर्तन होता है पृथ्वी की तो आपको यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन में चीज़ें देखने को मिलेंगी परिवर्तन। स्पिन गतिशीलता को प्रभावित करना, हिमनदों का पिघलना जो पानी के द्रव्यमान को पुनर्वितरित करता है, ग्रह के आकार को बदल देता है। जो हिमनद यहाँ पे जमे हुए हैं जिसकी वजह से पृथ्वी का आकार एकदम सेट है, सब कुछ सेट है कि हाँ वहाँ पे इतना वेट है, वहाँ पे उतना घनत्व है, वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी जिसकी वजह से क्या है, मान लीजिए कोई बॉल एक ऐसी है, ठीक है, एक बॉल ऐसी है, नॉर्मल आपको इसको लुढ़काएंगे तो आराम से चली जाएगी। अगर इसका शेप चेंज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो आपको पता है इसका घूर्णन या मतलब यहाँ से यहाँ का मूव करने का तरीका भी थोड़ा बदल जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि जब सब चीज़ें सेट है यहाँ पे कि कहाँ पे समुद्र होगा, कहाँ पे हिम नदी होंगे, मतलब चीज़ें कहाँ पे कैसी होंगी, अगर वो चेंज हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है पृथ्वी का घूर्णन भी वहाँ पे बदल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 2023 के लिए इसरो द्वारा जारी भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ, 2023 के लिए इसरो द्वारा इसरो ने जारी किया है भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन, भारत के अंतरिक्ष में स्थिति का आकलन करना है। का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमने ये रिपोर्ट क्यों जारी की है, हम क्यों आकलन कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में हमारी क्या स्थिति है, अंतरिक्ष में जो मिशन भेजे जा रहे हैं उनको लेकर के हमारी क्या स्थिति है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण मतलब वैश्विक तौर पर अलग अलग कंट्रियाँ जो हैं वो कैसे अन्वेषण कर रही हैं, कैसे चीज़ें कर रही हैं, उसको हमें देखना है। दूसरा है इसरो की अंतरिक्ष संपत्तियों के लिए जोखिम का आकलन करना।
इसरो अंतरिक्ष में कभी जाएगा तो उसको कितना जोखिम है, कितनी क्या चीज़ें हैं, कैसे मैनेज कर पाएगा, इसको आकलन करना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में भारत की प्रगति का मूल्यांकन करना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखना है कि भारत की प्रगति कैसे क्या होने वाली है, इसका आकलन करना है। भविष्य के उपग्रह प्रक्षेपणों की भविष्यवाणी करना, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी। सारे आंसर यहीं लिखे हुए हैं। कल सेकंड पार्ट में कोशिश करेंगे कि आंसर यहाँ पे ना लिखे रहें, क्योंकि फिर मतलब नहीं है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, आंसर सारे यहीं पे लिखे हुए हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट सही है वो है बी नंबर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट, भारत की अंतरिक्ष में स्थिति आकलन रिपोर्ट। अब हमारी अंतरिक्ष में कैसी स्थिति है ये डिपेंड करता है कि इसरो की स्थिति कैसी है या DRDO की स्थिति कैसी है। जैसे उनकी स्थिति होगी हमारी अंतरिक्ष में वैसी स्थिति होने वाली है, क्योंकि हमारा सारा काम जो है अंतरिक्ष को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, किसी नई चीज़ को खोजने को लेकर हो, ये सारा इन दोनों पर ही निर्भर करता है। मतलब हालांकि दोनों ही गवर्नमेंट की एक तरीके से संस्थान है, लेकिन अपने आप में प्राइवेट संस्थानों से भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यही मात्र 2 गवर्नमेंट संस्थान ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ईमानदारी से काम करती हैं, वहाँ पे कोई घोटाला कोई चीज़ आपको वैसी देखने को नहीं मिलेंगी। इसी की वजह से आज हम इतने अच्छे लेवल पे खड़े हुए हैं। तो स्टेटमेंट सही है बी हमारा, इसरो की अंतरिक्ष संपत्तियों के लिए जोखिम का आकलन करना। हम जान पाएँ कि भाई इसरो के पास कितनी परिसंपत्तियाँ हैं, कितनी चीज़ें कैसी हैं, और कल को अगर हम इसरो को बढ़ाना चाहते हैं आगे या स्पेस में हम और ग्रो करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि इसरो कौन सी कंडीशन पर स्टैंड करता है। ठीक है, देखिए लिखा है इसरो द्वारा जारी 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष पर्यावरण और अंतरिक्ष वस्तु आबादी में रुझानों का विश्लेषण करके उपग्रहों सहित दूसरे इसरो की अंतरिक्ष संपत्तियों के लिए उत्पन्न संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करना। मतलब क्या है, हमें देखना है कि अंतरिक्ष में पर्यावरण कैसा चल रहा है, अंतरिक्ष की वस्तु की आबादी कैसी है, उसके बाद हमें देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कैसी हमारी कंडीशन होने वाली है या इसरो की होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विदेशी अंशदान अधिनियम, विदेशी अंशदान या विनियमन अधिनियम 2010 FCRA के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है। यहाँ पे लिखा है विदेशी अंशदान है अधिकरण के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कौन सा मंत्रालय यहाँ पे, तो पहला हमारा क्या वित्त मंत्रालय है या फिर विदेश मंत्रालय है या फिर गृह मंत्रालय है या फिर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है। तो ऑप्शन तो यही लिखा हुआ है, सही आंसर है हमारा गृह मंत्रालय। आपको पता है जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं फॉरेन को लेकर के या अलग अलग नीतियां बनाने का काम होता है, जो सारा हमारा गृह मंत्रालय करता है। विदेश मंत्रालय का हमारा काम क्या है, विदेश मंत्रालय का हमारा सीधा जो काम होता है वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशनशिप को मेनटेन करने का काम है, कि हमारे रिश्ते जो हैं अच्छे बने रहे अलग कंट्रीज़ के साथ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैनेज करता है। लेकिन यहाँ पर विनियमन किया जा रहा था विदेशी अंशदान का, अगर वहाँ से कुछ भी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये हमारा गृह मंत्रालय देखता है। तो याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो लिखे है गृह मंत्रालय जो हमारा है MHA विदेशी योगदान विनियमन अधिकरण 2010 के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो भारत में संचालित संस्थाओं द्वारा विदेशी योगदान की प्राप्ति, मतलब विदेशों से जो भी हमारे यहाँ पे एनजीओ को जो भी योगदान आता है, मतलब कि एक तरीके से जो भी डोनेशंस आते हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर भी कोई भी डोनेशन आता है, वो यहाँ पे सारी चीज़ें काउंट होती है। उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। मतलब देखिए, अगर फॉरेन कंट्री से किसी भी एनजीओ को कितना हमारे यहाँ पर डोनेशन आ रहा है और किस क्षेत्र को या किस काम के लिए आ रहा है डोनेशन, और उस काम में उसका यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को देखने का काम जो हमारा गृह मंत्रालय करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको कुछ दिन पहले बताया था मैंने कि एक हमारे रिपोर्टर थे, वो चाइना को लेकर के यहाँ पर तो चाइना की अच्छी अच्छी बातें हमारे यहाँ फैला रहे थे, और इंडिया को, मतलब इंडिया के रिपोर्टर ही थे, पैसा चाइना से ले रहे थे और हमारी ही छवि खराब कर रहे थे। और कई एनजीओ ऐसे होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से हम पैसा लेते हैं, फिर इंडिया के खिलाफ जाकर ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो गृह मंत्रालय है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में नाबार्ड बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नाबार्ड के। कुछ देर पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, नालसा के बारे में, अब हम पढ़े नाबार्ड के बारे में। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत सारी क्लियर होती दिखाई देंगी। तो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड को लेकर के आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं आपको सही और गलत बताने हैं। तो नाबार्ड ने भौगोलिक संकेत उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दे दी है। जो भी जीआई टैक्स मिलते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, वहाँ पे कुछ
अध्ययन को मंजूरी दी है किसने? नाबार्ड ने। दूसरा है नाबार्ड का लक्ष्य क्या है? नाबार्ड किस चीज़ को मानकर या किस चीज़ का लक्ष्य लेकर, उद्देश्य को लेकर चल रहा है? तो टिकाऊ और समान कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। तो वहाँ पे कोशिश की जा रही कि कृषि का हम अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएँ, साथ में क्या है ग्रामीण विकास भी कर पाएँ। ये दोनों लक्ष्य को लेकर कौन चलता है? नाबार्ड चलता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हैं। तो विकल्प हमारा सी सही होने वाला है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। देखिए पहला लिखा है भौगोलिक संकेत उत्पादों पर एक अध्ययन करने की नाबार्ड की पहल क्षेत्र विशिष्ट वस्तुओं के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को समझने, उनके मूल्य को बढ़ाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रामीण मतलब आपको देखो कई बार हमारी गवर्नमेंट जो है कई चीज़ें लॉन्च करती है ताकि जो लोग ऐसे हैं जो हाशिए से बाहर चले गए हैं, मतलब क्या है हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वित्तीय समावेशन कर रहे हैं। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है एक तरीके से कि सब लोग जो है सब लोगों का बैंक अकाउंट खुला हो, सब लोग किसी न किसी रूप में क्या हो बैंक अकाउंट से कनेक्टेड हों, उनके अकाउंट्स वगैरह हों ताकि सेविंग्स वहाँ पे इकट्ठा कर पाएँ। वित्तीय समावेशन का मतलब यही होता है। तो जब भी गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है तो कोशिश करती है कि ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनका विकास जो है कर पाएँ, क्योंकि शहर के लोगों को पता होता है कौन सी स्कीम चल रही है, उन्हें कहाँ से कितना फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादातर नॉर्मली पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती है। ठीक है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य जो है टिकाऊ और न्याय संगत कृषि, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, जो भारत के ग्रामीण परिदृश्य में दीर्घकालिक समृद्धि समावेशित सुनिश्चित करने वाली पहल को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। तो आपको बताइए कृषि को लेकर चल रही है, नाम इसका कृषि से आधारित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही कृषि होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगे तो कृषि का भी विकास करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे कौन चल रहा है? नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये पढ़ाया था आपको, डीप फेक मुख्य रूप से किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? आपको पढ़ाया था मैंने डीप फेक एंड सॉलो फेक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीप फेक जो यूज़ किए जाते हैं वो किस चीज़ का उपयोग करके, किस चीज़ का उपयोग करके यहाँ पे बनाए जाते हैं? तो है कृत्रिम तंत्र का प्रसार। हिंदी में है सारा, आई होप आपको समझ में आएगा। या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिदम, ब्लॉकचेन तकनीकी, आनुवंशिक एल्गोरिदम। तो यही सही ऑप्शन हमारा होने वाला है। यह है कृत्रिम तंत्र का प्रसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप लोग बोलते हो, उसको हिंदी में यूपीएससी ऐसे ट्रांसलेट करके देता है कृत्रिम तंत्र का प्रसार। समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला, आपको समझ में आया ना? तो इसका यूज़ करके आपको पता है जितने भी डीप फेक होते हैं, सॉलो फेक होते हैं, उन सब में आपको किसका यूज़ किया जाता है? एआई का यूज़ किया जाता है। आपको बताया था मैंने कि डीप फेक में ऐसा होता है कि कैमरे के सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, लेकिन ऐसी सेटिंग की जाएगी एआई का यूज़ करके, ऐसा किया जाएगा कि आपको जो स्क्रीन पर दिखेगा वो कोई दूसरा ही व्यक्ति दिखेगा। आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये रियल व्यक्ति है या फिर यहाँ पे कुछ चीज़ों का यूज़ किया गया है। सॉलो फेक का मतलब है, आपको बताया था मैंने, मान लीजिए यहाँ पे नाइकी है, ठीक है, या फिर यहाँ पे मतलब कोई भी आप ब्रांड ले लीजिए, बाटा है आपका, ठीक है, बाटा के शूज़ आ रहे हैं, ठीक है, चप्पल वगैरह आ रही हैं, लोगों ने क्या किया, बाटा को वहाँ पे बेटा करके बेच दिया। जो पढ़ा लिखा समझ में आ रहा है कि भाई बेटा है, ये बाटा नहीं है। तो सॉलो फेक ये होता है कि आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ चली, जैसे आदिदास को आदिवास कर दिया। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी, लगता है ब्रांडेड, लेकिन ढंग से पढ़ेंगे तो लगेगा भाई यहाँ पे तो वर्ड ही उल्टा कर दिया गया है। तो सॉलो फेक वही होता है, ठीक है, लिखे आए। डीप फेक मुख्य रूप से कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क, विशेष रूप से जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का उपयोग करके बनाए जाते हैं। गैन में एक जनरेटर होता है जो वीडियो जैसे नकली सामग्री तैयार करता है, और एक विभेदक होता है जो वास्तविक और नकली सामग्री के बीच अंतर करता है। तो वहाँ पे क्या है, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई चीज़ें सच में सही चल रही हैं या गड़बड़ चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है, पेरिस समझौते के तहत नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य का उद्देश्य क्या है? पेरिस समझौता आपको पता है कब हुआ था? आप कमेंट करके बताइए था, कमेंट करके बताइएगा। पेरिस समझौता कब हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है, पेरिस समझौते के तहत जो किया गया था, एक नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य का उद्देश्य क्या है? सामूहिक रूप से उन्होंने एक नया लक्ष्य रखा है, परिणाम उसका अलग से सेट किया है, मतलब कि उन्होंने नया मोटिव सेट किया है, नया गोल बनाया है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारे 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरा है 2025 के बाद जलवायु वित्त जुटाना और वर्तमान में वित्त पोषण तंत्र में कमियों को दूर करना। मतलब क्या है,
आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, अगर आप इन्वायरमेंटल समस्याओं को उनका समाधान करना चाहते हो, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको बीट करना चाहते हो, तो आपको पैसा तो चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम टैकल नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को 2025 तक, जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको अगर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है, वित्त जुटाना है, पैसा इकट्ठा करना है, और वित्त जुटाने वाले जो तंत्र हैं, जो सिस्टम है, उसको भी अच्छा करना है। ऑप्शन सी है जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर वैश्विक सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना। जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर वैश्विक सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना है। चौथा है विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। तो विकसित और विकासशील, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैसे वहाँ पे प्रौद्योगिकी ट्रांसफ़र किया जाना, मतलब देखिए जो डेवलप्ड कंट्री होती है उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी खासी है तो वो टैकल कर देते हैं, मिटिगेशन वगैरह जो चीज़ें होती है वो कर पाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ पे लोगों की खाद्य सुरक्षा को देखें, रोड बनवाएं, वहाँ पे रोड बनवाएं, बिजली अवेलेबल कराएं, पानी अवेलेबल कराएं, या फिर वहाँ पे पर्यावरण से लड़ें। तो उनकी प्रायोरिटीज़ पहले सेट है कि भैया हमें पहले अपने लोगों का ध्यान रखना है, बाद में हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ आपको हेल्प करनी पड़ेंगी ताकि वो भी समय के साथ आगे बढ़ पाएँ। तो सही ऑप्शन हमारा है बी, जो इसमें बोल रहा है। ये देखिए कुछ अलग अलग हैं, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन इस पे समझौते में नहीं बोले गए हैं, इसलिए गलत हो जाते हैं। तो 2025 के बाद जो है जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमें जो वित्त जुटाना है, तो उसमें भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी काम कर रहे हैं उनको हमें बेटर करना है और अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। देखिए लिखा है पेरिस समझौते के तहत नए सामूहिक परिणामित लक्ष्य का लक्ष्य मौजूदा वित्त पोषण प्रणालियों के कमियों को दूर करते हुए 2025 से आगे जलवायु वित्त जुटाना है। 2025 के बाद आपको क्या करना है, पैसे जुटाने हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जलवायु आवश्यकताओं के अनुरूप लक्ष्य स्थापित करना। जैसी आपकी आवश्यकताएं होने वाली है आपको वैसे ही अपना क्या करना है, टारगेट सेट करना है ताकि आप उसको पूरा कर पाओ, और पैसे वगैरह का भी आपको ढंग से रखना है, जवाबदेहिता भी रखनी है, पारदर्शिता भी रखनी है, ताकि हमें पता चलता रहे जो भी कंट्री अगर जलवायु को लेकर कुछ काम कर रही है तो वहाँ पे पता चलता रहे कि भाई हाँ कितना अच्छा काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजा रवि वर्मा ने भारतीय कला इतिहास में कौन सा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राजा रवि वर्मा जी के बारे में पूछा जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है, भारतीय कला इतिहास में कौन सी उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शंस हमारे हैं, जल रंगों का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे ये, ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जल रंगों मतलब वाटर कलर्स का पहली बार यूज़ किया था। या दूसरा स्टेटमेंट हमारा है, ऑयल पेंट्स का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं। पहले भारतीय कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने ऑयल पेंट्स का यूज़ किया था। एक्रेलिक पेंट्स का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं, एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ किया था पहली बार। टेम्पेरा पेंट्स का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं। सही आंसर हमारा ऑयल पेंट्स का। एक तरीके से क्या है, क्रांति लाने का काम किया था इन्होंने, क्योंकि आपको पता है वाटर कलर्स जो होते हैं पानी वगैरह पड़ेगा, धूप वगैरह पड़ेगी, वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑयल पेंट्स वगैरह क्या होते हैं, कपड़े वगैरह पे पेंटिंग जो होती है वो ऑयल पेंट्स को लेकर यूज़ की जाती है। जैसे आप बेडशीट वगैरह में कुछ कपड़ों में पेंटिंग्स देखते हो ना, वो ऑयल पेंट्स को यूज़ करके क्या आती है, वो होता है कि धूप में नहीं खराब होते, पानी से नहीं खराब होते, काफ़ी थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उनका, टिकाऊ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है, राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय कलाकार बनकर इतिहास रच दिया, ठीक है। ये तकनीकी अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई थी, तो इस तकनीकी को लेकर कौन आया था, अंग्रेज लेकर आए थे। ऐसा कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि भारत ने ईजाद किया है, इसको अंग्रेज लेकर के आए थे। इस नवाचार ने भारतीय कला में क्रांति ला दी थी। हिंदू पौराणिक विषयों को यूरोपीय यथार्थवाद के साथ मिलाकर आधुनिक भारतीय चित्रकला को आकार दिया। तो मतलब क्या है, यूरोपीय चीज़ों को लेकर के और हमारी चीज़ों को लेकर के वहाँ पे पेंटिंग्स की गई जो कि बहुत अच्छी उभर कर आई, इसलिए हम यहाँ पे इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, जो रेडी पटरी पर दुकान वगैरह लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन, उनकी आजीविका को संरक्षित कैसे किया जाए और उनका विनियमन भी करना है कि मतलब उनको अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होती रहे। कई बार आप देखते होंगे कि लोग गलत तरीके से दुकान लगाते हैं, वहाँ पे उनको दुकान नहीं लगानी है, वहाँ पे भी लगा के रखते हैं, तो ये हो जाता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। दूसरा बार कई बार होता है कि पुलिस वाले या फिर कोई और अधिकारी होते हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स का शोषण करते दिखाई देते हैं कि उनके सामान फेंक दिया, उनको हटा दिया वहाँ से। मतलब टाइम अगर आपको हटाना है तो आप उनको 10-5 मिनट 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, वो वैसे भी हटा लेंगे। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि उनके सामान फेंक दिए रोड पर पड़े हुए, तो वैसे भी गरीबी में जी रहे होते हैं, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, तो उनको वैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो उनके अधिकारों का संरक्षण भी करना है यहाँ पे, और साथ में क्या करना है,
विनियमन भी करना है कि भाई गलत जगह पे वो अपनी दुकानें ना लगाएं। आपको एक स्पेसिफिक प्लेस दी जाएगी, आप वहाँ पे अपनी दुकान लगा सकते हो, ठीक है। 2014 का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडिंग को पूरी तरह से समाप्त करना, इसका लक्ष्य है। दूसरा, शहरी बाजारों में सड़क विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, क्या ये काम है। नगर निगम के राजस्व के लिए स्ट्रीट वेंडरों पर कराधान बढ़ाना, टैक्स मतलब ज़्यादा लेना है। या फिर सड़क विक्रेताओं की गतिविधियों को विनियमित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है, डी। मतलब हमें पहले देखना है कि वो दुकान कहाँ लगा रहे हैं, सही जगह लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। दूसरा क्या है, और उनके अधिकारों की रक्षा भी करना है कि कोई उनका शोषण ना कर पाए। कई बार होता है कि वो गलत जगह दुकान लगाते रहते हैं जहाँ पर परमिशन नहीं है, और वहाँ के जो नॉर्मल थाना वगैरह इंचार्ज होते हैं वो क्या होते हैं कि आप उनको बोलते हैं दुकान लगाते रहो और पैसे देते रहना। तो क्या है, गलत तरीके से उनका शोषण भी हो रहा होता है, और साथ में भीड़ भाड़ इलाकों वाले में दुकान लगा रहे हो जो कि वहाँ पे उनको नहीं लगानी चाहिए। ट्रैफिक जाम होता है, समस्याएं कई वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। देखिए लिखा है इसका, स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 का प्राथमिक उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स की गतिविधियों को विनियमित करना। शहरों में ज़्यादा होती हैं, गांव में आपको कम देखने को मिलेंगी। साथ ही उनके अधिकारों की रक्षा भी करनी है, उनकी कानूनी मान्यता सुनिश्चित करना और उनकी आजीविका को बढ़ावा देना। तो हमें क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है ताकि उनकी इनकम भी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एथिलीन C2H4 जिसको बोलते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था आम को लेकर के और भी फलों को लेकर के। तो बोल रहा है, इसका उपयोग आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, ये जा सकता है। पहला स्टेटमेंट हमारा है, फजाई के अनुसार एथिलीन गैस के किसी भी स्रोत का फलों के सीधे संपर्क में आने की अनुमति नहीं है। फजाई के अनुसार तो ये है कि भाई आप डायरेक्टली किसी भी फल में जो है एसिडीन का यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एथिलीन का यूज़ डायरेक्टली फलों को पकाने के लिए नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या है, जो दुकान वाले होते हैं, जो भी शॉपकीपर्स होते हैं, जो बड़े लेवल पे भर भर के आम वगैरह बेचते हैं, तो आम को जल्दी पकाने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है कि जैसे देखिए नॉर्मल होता है, आम का सीज़न है मई जून में आता है, तब तक आते आते ना होता है कि सबके आम पक गए हैं, सबके पास आम अवेलेबल है, तो प्राइस बहुत गिर जाता है। लेकिन क्या, अगर सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही आम अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 100 रुपये किलो बिकता है। नॉर्मली जो है 40-50 से मिलेगा, लेकिन सीज़न के पहले सीज़न के बाद में जो आम आता है वो बहुत महंगा होता है। तो महंगे बेचने के चक्कर में क्या करते हैं, ये लोग फलों को पकाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बोला है कौन सा कथन सही है यहाँ पे, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो हमारा एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा बोल रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन यही है, एथिलीन एक गैसीय पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाला आम जैसे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर क्या है, फजाई ने मना भी किया है कि आप इसका डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं जिससे लोग लॉन्ग टर्म में बीमार हो सकते हैं, या फिर कुछ और भी बीमारियां लोगों को हो सकती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर मना किया गया है, क्योंकि FSSAI का जो काम है वो यही है कि लोगों का स्वास्थ्य किसी भी चीज़ को खा करके, किसी चीज़ को पी करके ख़राब ना हो। तो कोई भी चीज़ सामान मार्केट में बिकता है तो उसकी सारे इंग्रेडिएंट्स की देखरेख करना, क्या कैसे बिक रहा है, जो कोटेशन दी गई है, मतलब जो बोला गया कि हम ये बेच रहे हैं, इसमें ये इंग्रेडिएंट हैं, अगर उनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल होती है लोगों के लिए, भले टेस्ट इन्हांस कर रहे हो, तो उन चीज़ों को मॉनिटर करना किसका काम होता है, FSSAI का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, मेयर के संदर्भ में। मेयर पढ़ा होगा ना आपने, मेयर कौन होता है। मेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, निर्वाचित नेता शहर के कार्यों, नीतियों और नगर पालिका मामलों की प्रभावी ढंग से देखरेख करता है। पहला क्या है, निर्वाचित नेता जो होता है शहर के कार्यों की, नीतियों की, नगर पालिका मामलों की प्रभावी ढंग से देखरेख करता है। पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया। दूसरा है, मेयर के पास पूर्ण शक्ति है कि वे बिना किसी परामर्श के निर्णय ले सकते हैं। मेयर के पास ये पूर्ण शक्ति है कि वो बिना किसी परामर्श के निर्णय ले सकते हैं। तो आपको कौन सा लग रहा सही होगा। देखिए, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं होता है कि किसी से उसको परामर्श ना लेना पड़े। इवन हमारे प्रधानमंत्री जी भी, वो भी किसी न किसी से परामर्श लेते हैं। तो ये तो छोटे छोटे मेयर हैं, क्या इनको ऐसा हो सकता है कि परामर्श ना लेना पड़े। मतलब परामर्श का मतलब होता है डिस्कशन, कोई डिसीजन लेना है तो सबके पास कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे आपको पूछकर काम करना होगा। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, बाकी पहला वाला बिल्कुल सही है। देखिए लिखा है, जो भी शहर के कार्य होते हैं उनको देखरेख करना। निर्वाचित नेता होता है, सबकी भलाई के लिए, प्रगति के लिए काम करता है। सब चीज़ें देखने का काम जो होता है नगर पालिका को लेकर वो होता है मेयर का। लेकिन पूर्ण शक्ति तो है,
लेकिन मेयर जो है नियंत्रित संतुलित ढांचे के भीतर काम करता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय लेने के लिए परिषद और समुदायों के सदस्य से परामर्श करते हैं। मतलब क्या है, इनको अगर कोई डिसीजन लेना है तो मेंबर्स वगैरह जो भी होते हैं परिषद के, उनके साथ उसको डिस्कशन करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा बोल रहा है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले हमने मेयर के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हमारा है जमीनी स्तर पर निर्णय लेना। ग्राम सभा का काम है, जमीनी मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है। समावेशी निर्णय प्रक्रियाएं, समावेशी का मतलब होता है कि बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करना ताकि इसका फ़ायदा जो ऊपर जाके दिखे। ठीक है। सामुदायिक मामलों पर विचार विमर्श करना, अगर किस समुदाय को लेकर के कोई चर्चा हो रही है तो वहाँ पर उन चीज़ों को लेकर के विचार विमर्श करना। तो सारे तीनों स्टेटमेंट हमारे ही सही हैं। ग्राम सभा के बारे में जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं तीनों बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे पहला देखिए, जमीनी स्तर पर निर्णय लेना जो है, ग्राम सभा स्थानीय समुदायों को उनके विकास के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की अनुमति देकर सशक्त बनाती है। ये सुनिश्चित करती है कि शासन जमीनी स्तर पर शुरू हो, सुनिश्चित करता है कि शासन जो है बेसिक लेवल से स्टार्ट हो। समावेशी निर्णय प्रक्रियाएं जो होती हैं, ऐसी निर्णय प्रक्रिया होती है जिसमें जो है सबकी भलाई को देखा जाए, किसी को नेग्लेक्ट न किया जाए। ठीक है। सामुदायिक मामलों पर विचार विमर्श होता है। आपको पता है जैसे ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, ग्राम सभा बैठती है, पंचायत बैठती है, वो डिस्कस करती है कि यार इस मोहल्ले टोले में ये समस्या हो गई है, इनकी लड़की भाग गई है तो क्या करना है, उनके लड़के ने ये काम कर दिया है। तो ये सब चीज़ों का डिस्कशन कहाँ होता है आपका, इसी में होता है, ग्राम सभा में होता है। तो बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत बिल्कुल नेचुरल लेवल पे काम करती है ये, और वहीं से चीज़ें हमारी जो भी चीज़ें होती हैं वो स्टार्ट वहीं से होती हैं और बड़े लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। मामले जो होते हैं सब वही होते हैं, नेचर जो होता है किसी का हल्का होता है, किसी का बहुत ज़्यादा वैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। नगर पालिकाओं को लेकर के कुछ समितियां बनाई गई हैं, उसको लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन है। आपको पता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, इनको लेकर के क्वेश्चंस आपके हमेशा, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, वनडे एग्जाम्स हो, आपका हमेशा पूछता है। तो आपको इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि हमें होता है कि भाई टॉपिक बहुत आसान है, नो डाउट, बहुत टेक्निकल टर्म्स नहीं है, बहुत ऐसे सफिस्टिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसान सी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इतना आसान है ना कि आप हल्के में लेते हो और एग्ज़ाम हॉल में जाकर के कंफ्यूज हो जाते हो कि यार यही था, यहाँ था, मतलब पता होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक तो होता है ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से कि आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही आ गया। दूसरा होता है कि लैक ऑफ द रिवीजन आपने ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से समस्या आपको ये हो जाती है। तो नगर पालिकाओं के बारे में पहला स्टेटमेंट जो लिया है, नगर पालिकाएँ स्थानीय सरकारी संरचनाओं के भीतर स्वशासन इकाइयों के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करती हैं। बिल्कुल सही है, स्थानीय सरकारी संरचनाओं के लिए ही इनको बनाया गया है। नगर पालिकाओं में सामुदायिक प्रशासनिक विशेष रूप से वित्तीय योगदान पर आधारित होता है। नगर पालिकाओं में जो सामुदायिक प्रशासन होता है, जो भी प्रशासन चलता है, वित्तीय योगदान पर काम करता है। जो जितना वहाँ पे फंड या मतलब वित्त योगदान प्रदान करेगा उसको वहाँ पे उतनी पावर्स मिलेंगी, क्या कुछ ऐसा होता है। सामुदायिक प्रशासन केंद्र के रूप में नगर पालिकाएं स्थानीय विकास और नगर सहभागिता को बढ़ावा देता है। तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट आप बताइए कौन सा गलत है। जहाँ तक जो मुझे लगा है वो भी स्टेटमेंट गलत होने वाला है, बिल्कुल गलत। देखिए स्टेटमेंट जो 2nd नंबर है वो गलत है। क्यों गलत है? कि वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जो जितना पैसा देगा उसको उतने अधिकार मिलेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। नगर पालिकाओं में जो सामुदायिक प्रशासन विशेष रूप से वित्तीय योगदान पर आधारित नहीं होता है। इसमें प्रभावी स्थानीय शासन के लिए विविध आवाज़ों, ज़रूरतों पर विचार करते हुए एक सहभागी दृष्टिकोण शामिल होता है। तो वहाँ पे लोगों के दृष्टिकोण शामिल होते हैं कि कौन क्या बोला, उसके आधार पर निर्णय ले आते हैं, ना कि कौन कितना पैसा दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी हमारे दोनों स्टेटमेंट 100% सही हैं। स्थानीय सरकार संरचनाओं, सेवाओं के प्रबंधन, नीतियों को लागू करना, ये सारा काम किसका होता है? नगर पालिका का होता है। केंद्र के रूप में है, सामुदायिक शासन के केंद्र के रूप में होता है। पूरे समुदाय का शासन चलाना होता है वहाँ पे छोटे छोटे जिलों में। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है संथानम समिति। संथानम समिति आपने कई बार कई जगह पढ़ा होगा इसके बारे में। संथानम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुलिस प्रदर्शन में सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया था। पुलिस प्रदर्शन में सुधार हेतु कई बार पुलिस जो है लोगों को शोषण करती है, बिना वजह मारती है, बिना वजह प्रताड़ित करती है, तो उसका प्रदर्शन ठीक हो, लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और उसको लोगों की सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना चाहिए, ना कि शोषण करना चाहिए। इसके लिए क्या बनाया गया था? इसको
मैं सिर्फ कनेक्ट कर रही हूँ, मैं बताऊँगी ऐसे आपको लगेगा सारा सही है, ठीक है। दूसरा है पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाव गए हैं। पारदर्शिता हो और अखंडता को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। तीसरा हमारा है पुलिस से पब्लिक संबंध, पुलिस पब्लिक जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। सहयोग को मजबूत करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आपको पता है क्या होता है, पुलिस का काम है लोगों को संरक्षण प्रदान करना, सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, लेकिन आप कहीं देखिएगा लोग जो है पुलिस को देखकर डरते हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम है लोगों को संरक्षण प्रदान करना, मतलब आपकी रक्षा के लिए उनको रखा गया है, ये नहीं आपको डरना नहीं है। आप अपने घर पे किसी गार्ड को रखेंगे अगर, तो क्या आप उसे डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको उसको बताना होगा, क्योंकि आपके अधिकार बनते हैं कि वो आपको सुरक्षा प्रदान करे। तो ये जो पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप है वो बहुत ख़राब होते हैं। लोग जो है गुंडा राज चलाते हैं, मतलब गुंडा बनकर घूमते हैं, लोग पुलिस वाले बन जाते हैं तो किसी को भी ठोक देते हैं, किसी को भी मार देते हैं। तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए यहाँ पे संथान समिति की सिफारिश की गई थी या गठन किया गया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हमारा विकल्प जो है सी सही है कि संथान समिति का जो गठन है तीनों के लिए किया गया था। पुलिस प्रदर्शन में सुधार के लिए किया गया था। जो पुलिस जो है कानून को नहीं मानती, कई बार जो है अलग अलग ऐसी चीज़ें करती जिसकी वजह से पुलिस की इमेज, छवि खराब होती है। लोगों की रक्षा के लिए रखा आता है, कई बार पैसे लेकर के या किसी और रीजन की वजह से लोगों का वहाँ पे शोषण करती दिखाई देती है। इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए स्टार्ट किया गया था। पारदर्शिता हो और अखंडता। पारदर्शिता मतलब होता है कई बार जो पुलिस किसी को बिना वजह गिरफ्तार कर लेती है, उसको प्रताड़ित करती है। तो अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, किसी के नाम की एफआईआर की गई है, तो वहाँ पे पारदर्शिता हो कि भाई व्यक्ति ने सच में ऐसा कुछ किया है। अखंडता को बनाए रखने के लिए कि भाई आप ऐसी चीज़ें ना करो जिससे हमारा जो है हमारे देश की छवि खराब हो या हमारी अखंडता पर कोई भी बात आए। तीसरा है सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर है। सामुदायिक पुलिसिंग संबंधों के महत्व को पहचानते हुए समिति ने विश्वास बनाने, सहयोग बढ़ाने, एक सुरक्षित और असुरक्षित समाज सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग की आवश्यकता पर जोर दिया है। विश्वास बढ़ाने, अगर 4 लोग यहाँ पे हैं, मतलब मान लीजिए एक कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करता है, ठीक है, और एक अध्यापक है, ठीक है, और मान लीजिए एक मजदूर है और एक पुलिस वाला है। अगर व्यक्तियों को ये बोला जाए कि आपको इनमें से किस पर विश्वास नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है लोग पुलिस वालों पर भरोसा करना सही नहीं समझते हैं। पुलिस वालों की इमेज इतनी ख़राब है कि लोग भरोसा नहीं करते हैं उन पर। उनको लगता है भाई पुलिस वाला है, गुंडों बदमाशों के बीच में रहता है, अपराधियों के बीच में रहता है। इनकी मानसिकता जो भी अपराधियों वाली हो जाती है, बिल्कुल अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, हिंसा बहुत करते हैं, तो लोग इन पे भरोसा नहीं करते हैं। मतलब अगर ये ऑप्शन में दिया कि इनमें से किसके साथ जाना है, तो इनके साथ कोई नहीं जाना पसंद करेगा, ठीक है। तो ये जो उन्होंने इमेज ख़राब की है अपनी, उनकी इमेज को सुधारना है। पुलिस और पब्लिक की जो रिलेशंस हैं, लोग जो डर के भाग जाते हैं, बताना पसंद नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को भी ठीक करना है कि भाई जिस काम के लिए आपको बनाया गया वो काम तो करो, ठीक है। इन चीज़ों के लिए यहाँ पे कौन सी समिति की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था? संथानम समिति के। याद रखिएगा, संथानम समिति मतलब संथानम, थाना मारा है, थाना मतलब पुलिस वाले, थाना मतलब कहाँ होता है? पुलिस थाना कहाँ होता है? पुलिस वाले जहाँ होते हैं, और उसी से रिलेटेड क्या है? संथानम समिति, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के बारे में है, यहाँ पे हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में। आपको मैंने बताया था पहले ही, जितने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के हिसाब से, वही क्वेश्चन रखे गए हैं आज इस वाले सेशन में, जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहे हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, पहला स्टेटमेंट है। ये विधायी सत्र बुलाता है, दूसरा स्टेटमेंट है। ये राज्य प्रशासन की देखरेख करता है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इसको बोलते भी हैं, जो राज्यपाल होता है उनको कई बार बोला जाता है कि केंद्र का एजेंट है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो रखा भी इनको उसी के लिए गया है। देखिए लिखा है, राज्यपाल राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, जो सद्भाव और प्रभावी शासन बनाए रखने के लिए संचार और समन्वय सुनिश्चित करता है। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप अच्छे बने रहें, इसको ये करने का काम किसका है? राज्यपाल का है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपना स्टेट देखता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सेंटर वाला काम देखती है, लेकिन इन दोनों के बीच कनेक्शन कौन बना के रखेगा? ये राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने, जैसे हमारे
सेंटर में होता है ना कि राष्ट्रपति बुलाते हैं, वैसे राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने का काम किसका होता है? राज्यपाल का होता है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख के रूप में काम करता है। जैसे हमारे सेंटर में औपचारिक प्रमुख मतलब ऐसे ही दिखावे के प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही हमारे स्टेट में कौन सा होता है? राज्यपाल होते हैं। समझ में आ गया राज्यपाल जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है बाढ़ क्षेत्र जोनिंग का उद्देश्य। अब मानसून आ रहा है, बारिश होगी, बाढ़ जो है आएगी कई कई इलाकों में, इसको लेकर क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो बोल रहा है बाढ़ क्षेत्र जोनिंग का उद्देश्य क्या होता है? बाढ़ क्षेत्र जोनिंग मतलब है कि ऐसे एरियाज़ को मार्क कर देना जहाँ पर बाढ़ आने वाली है या बाढ़ आने की संभावना है, ताकि वहाँ पे कम से कम हमारा धन, जनधन बल का लॉस हो। तो है नदी के किनारे शहरी विकास को बढ़ावा देना, क्या इसका उद्देश्य ये है? नदियों के निकट कृषि गतिविधियों को प्रतिबंधित करना, क्या ये उद्देश्य है? दूसरा है बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, मतलब बढ़ाना है जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है। बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों का सीमांकन करना, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे क्षेत्रों को मार्क किया जाता है, जोनिंग का मतलब है जोन डिसाइड किया जाता है कि भैया इस एरिया में है बाढ़ आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे सबसे कम नुकसान हो, चाहे मतलब लोगों का नुकसान कम हो, धन का नुकसान कम हो, चीज़ें हमारी कम से कम लॉस हो, तो वहाँ पे चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखी जाती ताकि नुकसान कम हो पाए। तो लिखा है बाढ़ क्षेत्र जोनिंग का उद्देश्य जो है बाढ़ के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को नामित करना है। ऐसे क्षेत्र जो बहुत संवेदनशील हैं बाढ़ को लेकर के, बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अनुमेय विकास को चित्रित करना है। इसका उद्देश्य नदी के किनारे भूमि उपयोग को नियमित करना है, सुरक्षा सुनिश्चित करना और समुदायों और बुनियादी ढांचे के बाढ़ से उत्पन्न हो जोखिमों को कम करना है। तो कम से कम किसी भी क्षेत्र में हमारा नुकसान हो पाए, इन चीज़ों को लेकर के क्या बनाया जा रहा है? बाढ़ क्षेत्र जोनिंग की जाती है। अगर क्वेश्चन आता है तो गलत करके मत आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जहाँ श्री माधव पेरुमल मंदिर स्थित है, ये मंदिर चर्चा में था अभी, इसलिए वह क्षेत्र किस राजवंश के अंतर्गत आता है? कई बार क्वेश्चन करंट से होता है, उसको रिलेट करके हमारा पुराने हिस्ट्री से पूछता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे, ये मंदिर चर्चा में था तो क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ श्री माधव पेरुमल मंदिर स्थित है वह क्षेत्र किस राजवंश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन हमारे हैं होयसल राजवंश, ये रटने वाला है, देखो इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगी, कोई मैथ नहीं लगा सकते हो। पल्लव राजवंश है, चोल राजवंश या विजय, तो क्या है यहाँ पे? होयसाल वंश। होयसाल वंश के राजा थे यहाँ पे जिस समय ये मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। देखिए लिखा है भवानी सागर बांध से जलमग्न श्री माधव पेरुमल मंदिर ने तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को कर्नाटक और केरल से जोड़ने वाले 1000 वर्ष पुराने व्यापार मार्ग का खुलासा किया है। 1338 में वीरा सिद्ध केथया और धंधा नायका द्वारा निर्मित ये होयसला शासन के तहत थोंडेश्वर मुदियार भगवान शिव का सम्मान करता है। तो ये जो मंदिर है भगवान शिव को एक तरीके से भगवान शिव के लिए बनाया गया है, मतलब शिव को पूजा करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारा इसके मंदिर के बारे में रहा। तमिलनाडु और कर्नाटका के आसपास आपको देखने को मिलेगा, सॉरी केरला। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछ रहा है 22 नंबर क्वेश्चन पर हैं। आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 22 क्वेश्चन है भारत में किस वित्तीय केंद्र ने हाल ही में पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करने की अनुमति दी है? क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ। भारत में किस वित्तीय केंद्र ने, बोला है किस फाइनेंशियल सेंटर ने हाल ही में पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई आपको बताया था मैंने, एक हमारा होता है फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और एक एफपीआई होता है। आपको बताया था जो एफडीआई होता है वो अच्छा होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। एफपीआई होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इनको कहीं और फ़ायदा दिखता है तो पैसे यहाँ से निकाल के वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बोल रहा है कि एफपीआई को पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी की अनुमति दी गई। मतलब क्या है, एफपीआई जो भी हैं वो पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी कर सकते हैं। ऑप्शंस हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, किसने किया है? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र ने, एमआईएफसी ने, या फिर दिल्ली वित्तीय सेवा केंद्र ने, डीएफएससी ने। तीसरा ऑप्शन है गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ने, बहुत आईएफएससी, ये बहुत चर्चा में था। ये क्वेश्चन आपसे गलत वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही विकल्प होने वाला है। गिफ्ट जो है आईएफएससी जो है आपने सुना होगा, बैंक वगैरह में नंबर यूज़ होता है, वही है।
गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ने पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अब भागीदारी नोट्स जारी करने की अनुमति दे दी है। ये नोट विदेशी निवेशकों को सीधे पंजीकरण के बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे बाजार तक पहुंच पड़ती है। तो पहले क्या था, ये डायरेक्टली जो है एफडीआई तो कर सकते हैं चीज़ें ऐसी, लेकिन एफपीआई को ये अधिकार नहीं दिया गया था कि वो जाकर के मार्केट में खरीद और बेच सके। तो उनको अब अधिकार दिया गया है, किसके द्वारा, आईएफएससी के द्वारा। ठीक है, 23 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी एक्ट, ठीक है, जीएसटी बोल जिसको बोल सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में। तो जीएसटी एक्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हमारे हैं न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी को, दूसरा हमारा ऑप्शन है जस्टिस रंजन गोगोई को, तीसरा है जस्टिस दीपक मिश्रा को, चौथा है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को। सही विकल्प हमारा होने वाला है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। कहाँ पे नियुक्ति हुई है? वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, इनको याद रखिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आप इसको बस इतना याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 क्वेश्चन है, बैटिलिप्स चंद्रायनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैटिलिप्स चंद्रायनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति है। ये पढ़ाया था मैं आपको ऑलरेडी। इसमें एक समलंबाकार आकार का सिर और तेज नोक वाली संवेदी रीढ़ वाली 4 जोड़ी जांघें होती हैं। टार्डिग्रेड मतलब होता है समुद्री भालू। समुद्री भालू के बारे में यहाँ बात हुई, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं हमारे। तो ऑप्शन सी हमारा सही होने वाला है। जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं दोनों ही सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर एक नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति बैटिलिप्स चंद्रायनी पाई गई है। चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के नाम पर रखा गया है क्योंकि वो बहुत सफल रहा था। ये भारत के वैज्ञानिक खोजों को जोड़ता है, इसके जल में जैव विविधता की समृद्धि को प्रदर्शित करता है। कहीं पर भी ये पाया जाता है तो पता चलता है कि वहाँ का जो पानी का जो इन्वायरमेंट है, जो अच्छा खासा लेवल है, क्योंकि वहीं पर देखने को मिलेंगे जहाँ का पानी का लेवल अच्छा है। बैटिलिप्स चंद्रायनी विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक ट्रेपेजाइट आकार का सिर और तेज नुकीली संवेदी रीढ़ के साथ 4 जोड़ी एलईडी शामिल होती हैं। ठीक है, इसकी खोज समुद्री जैव विविधता की हमारी समझ में योगदान देती है, जो टार्डिग्रेड्स की अनूठी विशेषताओं को उजागर करती है। तो आप बस याद रखिएगा, समुद्री भालू बोलते हैं इसको, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा विधायी अधिनियम रेत को गौड़ खनिज के रूप में वर्गीकृत करता है? बोल रहा है भारत में कौन सा विधायी अधिनियम रेत को गौड़ खनिज के रूप में वर्गीकृत करता है, रेत को खनिज के रूप में मान्यता देता है? ऑप्शंस हमारे हैं खान और खनिज अधिनियम 1957, खान और खनिज है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सी है वन संरक्षण अधिनियम 1980, डी है तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019। जाहिर सी बात है, दिख रहा है खदानें हैं, खनिज है, और खनिज ही क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हमारा खान और खनिज अधिनियम 1957 ये हमारा सही विकल्प होने वाला है। तो लिखा है रेत को खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत एक लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये विधायी अधिनियम अवैध खनन के नियंत्रित सहित लघु खनिजों के विनियमन को नियंत्रित करता है, जो भारत में राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो क्या कई बार देखने को मिलता है आपको कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शोषण होता है, बहुत नदियों में बहुत रेत वेत निकालते हैं, वहाँ का नदी का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई जाती हैं, ताकि भाई जितना आप के लिए एक लिमिट होती है ना कि हाँ आपको नदी से इतने ही रिसोर्सेस लेने हैं। और होता है कि नदी से बालू निकालने के बाद उनकी फिलिंग भी नहीं होती है, तो बाढ़ वाली चीज़ें आ जाती हैं, कई बार समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं इसको लेकर के। तो उसी को लेकर के यहाँ पर चीज़ें अलग अलग टाइप की जा रही हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग 2-2.5 घंटे क्लास एक साथ देखना पसंद नहीं करेंगे, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। आज हम 1 घंटे पढ़ा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन जो है हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में ये तक रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। अभी हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आने वाले जो सेशन में हम बाकी क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपके टाइम से आते रहे। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।